वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी बीओ की डिवाइस सीरीज और बीओ की डिवाइस सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पर्यावरणीय संस्थाएं। कौन सी पर्यावरणीय संस्था कब बनी है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, केवल टू द पॉइंट बात करेंगे। पहला है साथियों UNEP, ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बना है 1972 में और इसका मुख्यालय है केन्या में और सदस्य है इसके 193, याद रखना। दूसरा है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है 1974 में, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और क्या है यह संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड नाम की रिपोर्ट जारी करती है जो लगभग 3 दर्जन भाषाओं में 40 वैश्विक भागीदारी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। तो पेपर में आपसे क्या पूछेगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका जवाब होगा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रीन पीस की। ग्रीन पीस की स्थापना हुई है 1971 में, हेडक्वार्टर इसका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक, और टोटल 39 देशों में इसके कार्यालय आपको मिलेंगे। आगे है ICUN, काफ़ी फेमस है ये ICUN। ये है इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ एक सेकंड, इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ जी, ये है IUCN, ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। स्थापना हुई है इसकी 1948 में और हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल 1300 इसके सदस्य हैं, याद रखना। आगे देखो, आगे है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1973 में ये आया है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सदस्य देशों की संख्या है 13। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है वेटलैंड इंटरनेशनल। स्थापना हुई 1995 में और हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड के वेंजेनिंजन में, वेंजेनिंजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। स्थापना हुई है 1979 में, मुख्यालय है बान जर्मनी में और सदस्य हैं 313। आगे है रॉटरडैम कन्वेंशन। स्थापना हुई है 1998 में, मुख्यालय है रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे। सदस्य संख्या है 157। आगे है वन्य जीव कोष। स्थापना हुई 1961 में, मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और सदस्य देश हैं 100। आगे है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन आया है 1989 में, हेडक्वार्टर है बेसल स्विट्जरलैंड में, सदस्य हैं 185। ठीक है, अच्छा, वन्य जीव कोष का जो ध्येय वाक्य है वो भी देख लीजिए। वन्य जीव कोष का ध्येय वाक्य है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। आगे है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। स्थापना हुई है 1922 में, मुख्यालय है कैम्ब्रिज UK में, सदस्य हैं 121। ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। स्थापना हुई है 1976 में, हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK में। आगे है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया है 2001 में, मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में, सदस्य हैं 152। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैव विविधता से जुड़े हुए प्रमुख कानून। ये आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है, डायरेक्टली, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधे सीधे पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1988 में। संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य कब आया, 1992 में। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना कब आई, 1994 में। वन्यजीव संरक्षण नीति कब आई, 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई, 2006 में। ठीक है, और देखो
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया? 1960। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैव विविधता अधिनियम कब आया है? सन 2002 में। खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम कब आया है? 2006 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आया है? 2010 में। इसे बोलते हैं एनजीटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनजीटी की स्थापना कब हुई है? 2010 में। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उनकी बात करेंगे जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पहला है इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखो क्या है ये? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने सन 1972 में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन 2003 में संशोधित किया गया। इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया है। आया था 1972 में और बाद में संशोधित कर दिया गया, और अब इसका नाम है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधित 2002, जिसके तहत इसमें कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। 1972 से पहले भारत के पास केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। 1972 से पहले अन्य सुधारों के अलावा अधिनियमित संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों की अनुसूचियों की स्थापना तथा इन प्रजातियों की कटाई व शिकार को मोटे तौर पर गैरकानूनी बनाता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसके अंतर्गत वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका उल्लंघन करने पर न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूची 3 और 4, इसके अंतर्गत वन्य जीवों को हानि पहुंचाने पर अपेक्षाकृत कम सजा का प्रावधान है। ठीक है, यानी ऐसे जीव जो सूची 3 और सूची 4 में हैं, इनमें अगर आप हानि पहुंचाओगे तो सजा तो मिलेगी, लेकिन पहली सूची और दूसरी सूची से कम मिलेगी। सूची 5 में जो जीव शामिल हैं उन्हें कहा जाता है वर्मिन। वर्मिन मतलब चूहा, गिलहरी, कौआ, है ना, फ्लाइंग फॉक्स इत्यादि। इनका शिकार किया जा सकता है। वर्मिन जो एनिमल होते हैं इनको मारा जा सकता है और इनका शिकार आप कर सकते हो। इनके लिए आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी। ठीक है, और सूची सेकंड में क्या है? ऐसे पौधे हैं जिनकी खेती और रोपण पर प्रतिबंध है। अब इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शिकार आप कर ही नहीं सकते, करोगे तो जेल होगी। ठीक है, कड़ी सज़ा है। सूची 3 और 4 में ऐसे जीव हैं जिनको हानि आप नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर आप पहुंचाते हो तो सज़ा तो है लेकिन कम। और सूची नंबर 5 में ऐसे जीव हैं जिन्हें मारा जा सकता है, चूहा, गिलहरी वगैरह, इनको मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सज़ा नहीं होगी। ठीक है, और सूची 6 जुड़ी हुई है पौधों से जिनकी खेती करना बैन है। आगे देखो, वन्यजीव संरक्षण एवं अन्य पर्यावरण संरक्षण कानून। वन्यजीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं। वन्यजीव सुरक्षा तथा सुरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जो कि निम्न हैं। जैसे क्या है, देखो जरा कौन कौन से हैं। देखिए जरा, पहला है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। दूसरा है वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 1981। सुखाचार अधिनियम 1982। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1987। बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। असम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 1977। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979 और वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करेंगे वन महोत्सव को लेकर के। 1950 में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। इस महोत्सव का लक्ष्य मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना तथा जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना है। ठीक है, आगे देखो, स्वतंत्रता के पहले सन 1855 में पेंगू के वन अधीक्षक डॉक्टर, अब देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति। स्वतंत्रता से पहले 1855 में पेगू के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। अप्रैल 1864 में डेट्रिच ब्रेंडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई। इन्हें भारत में भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। तो भारतीय वानिकी के पिता कौन है? डेट्रिस ब्रेंडिस। ध्यान रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है।
1878 में पारित व्यापक वन अधिनियम में वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन 3 हिस्सों में बांटा गया, ध्यान रखना। भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों को कितने हिस्सों में बांटा गया? 1878 में 3 प्रकार के वनों में, आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा ग्रामीण वन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1988 की नई वन नीति, इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन आदि उपलब्ध करवाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। देश की प्राकृतिक धरोहर जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना और देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 पर वन रोपण करना, यानी 33% पर वन रोपण करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। अब पेपर में आपसे एक सवाल खूब पूछा जाता है कि भारतीय वन नीति के अंतर्गत कितने % पे जंगल होने चाहिए? तो 1/3 यानी 33% पे जंगल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पर्यावरण से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं। पहला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करता है तथा केंद्र सरकार को संबंधित मामलों पर सलाह देता है। इस बोर्ड का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। बोर्ड में 47 सदस्य होते हैं जिसका उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होता है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के हेड कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे? पर्यावरण मंत्री। और इसका काम क्या है? देश में वन्यजीवों की संरक्षण हेतु नीति तैयार करना। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। भारत में वन्यजीवों से संगठित अपराध पर रोक लगाने हेतु पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका गठन किया है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और जबलपुर में। आगे देखिए, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना पशुओं के कल्याण से संबंधित विधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत 1962 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। श्रीमती रुक्मणी अरुणडेल इसकी संस्थापक तथा 25 वर्षों तक बोर्ड की संचालक रही थी। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एक संस्था है जिसे देश के पादप संसाधनों की पहचान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1890 में स्थापित किया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान को जंतुओं के सर्वेक्षण करने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। दोनों संस्थाओं का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है तथा दोनों के अनेक क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। ठीक है, अब देखिए, पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी है? चार्ल्स सैटन ने। सीधे सीधे याद रखना है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कब होता है? जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वन तीनों का संयोजन कहाँ देखने को मिलता है? तो ये तीनों टाइप के वन हमें देखने को मिलेंगे अंडमान और निकोबार में। ठीक है, आगे देखो, भारत में कुल वनों का सर्वाधिक विस्तार है, यानी किस टाइप के वन है सबसे ज़्यादा? उष्ण कटिबंधीय उष्ण पर्णपाती वन। ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है। पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। आगे देखो, कृषि विस्तार की तीव्र गति को देखते हुए घास क्षेत्र बायोम को कहा गया है भविष्य का भंडार। जलीय सतह पर फैले तेल को क्या कहते हैं? ऑयल सिल्क। भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरी वन्यजीव कार्य योजना की अवधि क्या है? 2017 से 2031। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को पहली बार कब जारी किया गया था? 1982 में। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं? टॉप स्लिप के नाम से।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 उद्यान कौन कौन से आते हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह लद्दाख में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन अंडमान और निकोबार में। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में। सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में। सामाजिक विकास पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कोपनहेगन में। विश्व बैंक द्वारा विकसित हरित सूचकांक में 3 अंग हैं, कौन कौन से? उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन। ठीक है, ये विश्व बैंक द्वारा विकसित हरित सूचकांक के 3 अंग हैं। नगरीकरण के कारण सतह का अल्बीडो कम हो जाता है। अल्बीडो क्या होता है? बेसिकली अल्बीडो होता है जो रोशनी, जो प्रकाश सूर्य से धरती पर आ रहा है उसका कितना हिस्सा वापस होगा, इसी को कहते हैं अल्बीडो। सबसे ज़्यादा जो अल्बीडो होता है साथियों वो होता है बर्फ़ का। ताजी गिरी बर्फ़ का अल्बीडो सबसे ज़्यादा होता है, यानी ताजी गिरी बर्फ़ के ऊपर अगर आप सूर्य की रोशनी डालोगे तो उसका वो अधिकांश हिस्सा वापस कर देगी, अपने पास कुछ रखेगी नहीं। इसीलिए जो इलाके बर्फीले होते हैं वहाँ सूर्य निकलने के बावजूद भी बर्फ़ पिघलती नहीं है, क्योंकि वो गर्मी नहीं हो पाते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पहली बार धारणीय विकास तथा जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। सबसे पहले विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2010 में कहाँ हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1878 में हुई थी बिहार की राजधानी पटना में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1980 में दिल्ली में। जेट्रोफा के किस भाग से बायोफ्यूल मिलता है? तो जेट्रोफा के बीजों को पीसकर जो तेल निकालते हैं, बीजों को पीसकर उसी को जो है हम मिला सकते हैं। एंडोसल्फान क्या है? तो एंडोसल्फान एक प्रकार का कीटनाशी है। चमगादड़ को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रडार। दाचीगाम वन्यजीव दाचीराम नेशनल पार्क कहाँ पर है? दाचीगाम ये है जम्मू कश्मीर में और फेमस है काय के लिए? कश्मीरी हिरण के लिए, हंगुल के लिए। विक्रमशिला उद्यान भागलपुर में है, काय के लिए फेमस है? गंगा डॉल्फिन के लिए। केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य काय के लिए फेमस है? पेलिकल और समुद्री पक्षियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल देखिए, कच्छ का रण गुजरात में स्थित हड़प्पा काल के रूप में विख्यात कच्छ के रण में स्थित जो धौलावीरा है उसको 27 जुलाई 2021 को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। भारत ने जनवरी 2020 में धौलावीरा को एक हड़प्पा कालीन नगर से विश्व धरोहर स्थल तक शीर्षक से अपना नामांकन जमा किया। यह स्थल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल था। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख था। यह स्थल 2014 में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल था। ठीक है, और हाँ ये लाइन हमने पढ़ ली। धौलावीरा दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक था, जिसका इतिहास 3री शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक है, ये देख लो रामप्पा मंदिर। 39वां भी देख लो। 39वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर था। ध्यान रखना, रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया। रामप्पा मंदिर भी देख लो, ये रहा। ये 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, रामप्पा मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर एक ही है, अलग अलग नहीं है, याद रखना। आगे देख लीजिए, भारत के 40 विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, एक एक करके नाम देख लो इनका। आगरा किला उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, ये 40 हैं टोटल इंडिया के। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, गोवा के गिरजाघर गोवा में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, हम्पी के स्मारक कर्नाटक में। खजुराहो मंदिर एमपी में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, तंजावुर के गंगईकोंड चोलपुरम और दरसुरम के प्रसिद्ध चोल मंदिर तमिलनाडु में, पड्डाकल के स्मारक कर्नाटक में, सांची के बौद्ध स्मारक एमपी में, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये भी एक विश्व धरोहर स्थल है। दिल्ली में कुतुब मीनार और उससे जुड़े स्मारक
भीमबेटका के रॉक शेल्टर एमपी में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में, लाल किला परिसर दिल्ली में, राजस्थान के पर्वतीय किले कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, अम्बेर, गागरौन, ये सब जो है राजस्थान में है। रानी की बाव जो है ये भी एक पुरातात्विक स्थल है और विश्व धरोहर स्थल है गुजरात में। नालंदा महाविहार बिहार में। इसके अलावा दार्जिलिंग रेलवे और नीलगिरी रेलवे और कालका शिमला रेलवे ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में है और ये भी विश्व धरोहर स्थल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर ये भी एक विश्व धरोहर स्थल है बिहार में। जंतर मंतर राजस्थान में। ली कार्बूजियर की वास्तुकला चंडीगढ़ में। और देखो अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर गुजरात में, ये भी जो है एक विश्व धरोहर स्थल है। मुंबई के विक्टोरियन तथा आर्ट डेको एनसेम्बल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संरक्षित है और विश्व धरोहर स्थल है, महाराष्ट्र सरकार इसको देखती है। जयपुर सिटी राजस्थान सरकार के द्वारा संरक्षित है, याद रखिएगा, और एक विश्व धरोहर स्थल है। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान असम राजस्थान में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी फूलों की घाटी ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी और फूलों की घाटी पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है, एक विश्व धरोहर स्थल है। ग्रेट हिमालयी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये खूब पूछा जाता है मिक्स वाले कौन कौन से हैं हमारे विश्व धरोहर स्थल। तो पहला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, ये एक मिश्रित स्थल है। इसके अलावा रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित है। और कच्छ का रण ये गुजरात में है, लेटेस्ट जुड़ा है ये। तो ये हो गए हमारे 40 विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलेंगे अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़ जाइए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।